ये है इमोर्टल लड़की जीवू और शैतानों का देवता तंताइजन। अब वक्त ऐसा आया है कि ये बहुत स्ट्रांग हो गया है और ये सारे मॉर्टल और इमॉर्टल इंसानों को मार चुका है सिवाय एक दो खानदानों के। इसको तलाश है पास्ट मिरर की, ताकि ये पास्ट में जाए और वहाँ भी ऐसे ही इंतकाम ले और तबाही मचाए। जो एक ख़ानदान बचा है उसमें है जीवू का ख़ानदान। जीवू और उसका कज़न प्रोटेक्शन शील्ड की हिफाजत कर रहे हैं और इन लोगों को शैतानों के देवता को रोकने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ उसके हाथ लग चुका है पास्ट मिरर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इसे खुद एक्टिवेट कर नहीं सकता। उसने जीवू के ग्रैंडफादर को पकड़ा हुआ है और उससे कहता है कि तुम इसे एक्टिवेट करो, लेकिन इनके खानदान के बाकी भी लोग आ जाते हैं और इन ग्रैंडफादर को बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ इनके और शैतानों के बीच में फाइट होती है। इससे पहले कि ये बच के निकलते, डेविल किंग ने इन सब को ब्लॉक कर दिया है और वो इन सब को मारने ही वाला था कि जीवू आ जाती है। इसके ग्रैंडफादर पास्ट मिरर इसकी तरफ फेंकते हैं, जिसके बाद वो सब वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब लड़ाई शुरू हो जाती है डेविल किंग और जीवू की। वो जीवू को मारने ही वाला होता है कि जीवू की पॉजिटिव एनर्जी के सामने स्टैंड नहीं कर पाता, जिसके बाद वो कुछ देर के लिए उससे फाइट नहीं कर पाता। लेकिन साथ ही पास्ट मिरर का देवता जाग जाता है। वो जीवू को पास्ट के कुछ क्लिप्स दिखाता है जिसमें ये शैतान बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है और बहुत कमजोर है। ये एक शैतानी हड्डी लेकर पैदा हुआ था और इसके मर जाने के बाद उसके एक्टिवेट होने से ये बहुत बड़ा शैतान बन गया। इतनी देर में किंग डेविल दोबारा इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बीच में आ जाता है इसका कजन। ये जिंदा पहुंचकर अपनी फैमिली में जाती है और उनको बताती है कि इसको रोकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ पास्ट में है। वो लोग पास्ट मिरर को एक्टिवेट करते हैं और इसको पास्ट में भेजने के लिए तैयारी करते हैं और इसके साथ ही वो इनके महल पर अटैक कर लेता है। एक एक करके सारे इमोर्टल्स को मारता जाता है और उनकी पावर इसके सामने कुछ भी नहीं होती। जीवू पास्ट में जा तो रही है, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली का एक एक आदमी मरता जा रहा है। दोनों दुनियाओं में बची हुई ये आखिरी लड़की बिल आखिर पास में वापस चली जाती है। यहाँ इसकी आंख खुलती है तो इसके सामने चुटकी इसकी सर्वेंट है। वो इससे बहुत डर कर माफिया मांगने लगती है कि मेरी वजह से तुम गिरी हो और तुम्हारे सर पे चोट लगी है। ये उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और मैं कौन हूँ। तो चुटकी इसे बताती है कि हम दोनों प्रेयर के लिए टेंपल आए थे और हमारे पीछे कुछ गुंडे लग गए थे जिनसे भागते भागते हम गिरे हैं और आपके सर पे चोट लग गई, जिसके बाद आपको कुछ याद नहीं है। ये गुंडे इन दोनों को घेर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जीवू को समझ आती है कि ना तो वो उड़ सकती है, ना ही अब उसके पास कोई सुपर पावर्स हैं, और तो और वो पहले जितनी स्ट्रांग भी नहीं है। बहुत आराम से हराया जा सकता है उसे। जैसे ही गुंडा इस पर अटैक करता है तो यहाँ एक हैंडसम सा बंदा आ जाता है। इसके पास फाइटिंग पावर्स बहुत जबरदस्त हैं। जीवू जैसे ही इसकी शक्ल देखती है इसकी तरफ दौड़ती है हग करने के लिए, क्योंकि इसकी शक्ल तो बिल्कुल इसके कजन जैसी थी। लेकिन वो इसे रोक देता है और कहता है कि अपनी हाथ में रहो, अगर मेरे दिल में कोई लड़की है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिनी है, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वो ये कह के चला जाता है। उसके बाद चुटकी से बताती है कि तुम सारी दुनिया भी भूल जाओ, इसे कैसे भूल सकती हो, ये तो प्रिंस है, महाराजा का इकलौता बेटा जिसे तुम बहुत पसंद करती हो, और ये तुम्हारी बड़ी बहन को पसंद करता है। इन दोनों ने मिलना था, लेकिन इसने अपनी बड़ी बहन को झील में धक्का दे दिया था। ऊपर से गुंडा भी आके पैसे मांगता है और कहता है इस अटैक का तो तुमने खुद बोला था ताकि तुम प्रिंस को क्लोज हो सको। अब इसे समझ आती है कि जिसकी बॉडी में आई है वो बहुत ही बुरी औरत थी। अब ये चुटकी से पूछती है कि तंताइजन कौन है और कहाँ होता है, तो बताती है कि वो तो तुम्हारा हस्बैंड है, और वो देखो सामने बर्फ पे बैठा हुआ है। जीवू के दिल में इस शख्स को लेकर बहुत खौफ होता है। ये डरते डरते इसके पास जाती है। ये जानती है कि ये इस वक्त बहुत कमजोर इंसान है, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही। तंताइजन को मारने से पहले इसमें से ईवल बोन निकालना बहुत जरूरी है, वरना ये दोबारा शैतान ही बन जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये ईवल बोन है कहाँ, वो ही ढूंढना है। इसे इसके मासूम चेहरे से समझ नहीं आती। उसे कहती है कि तुम मेरी तरफ इस तरह देखो जैसे तुम मुझे मारना चाहते हो। उसको थोड़ा सा उकसाने के बाद जब वो इसकी तरफ गुस्से से देखता है तो फिर इसे सुकून आ जाता है। जीवू बहुत डर जाती है और वापस पीछे भागती है। ये चुटकी से पूछती है कि यहाँ क्यों बैठा हुआ है। चुटकी से बताती है कि जब तुमने अपनी सिस्टर को धक्का दिया था झील में, साथ ही तुम खुद भी गिर गई थी। उसे बचाने के लिए प्रिंस ली ने छलांग लगा दी थी झील में, और साथ ही इसने भी छलांग लगा दी थी। ये पूछती है क्या मुझे बचाने के लिए छलांग लगा दी थी। वो कहती है नहीं, इसने भी तुम्हारी सिस्टर को ही बचाने के लिए छलांग लगाई थी, इसीलिए तुमने इसे पनिशमेंट दी हुई है। 3 दिन तक इसने ठंड में यूं ही बैठे रहना है। तंताइजन दुश्मन देश के महाराजा का बेटा है, तो ये भी राजा ही है। कुछ साल पहले जब ये छोटा था तो जंग रोकने के लिए महाराजा ने इसे यहाँ भेज दिया था। तब से इसके साथ बहुत बुरा सलूक होता है यहाँ पर, और इसके अपने खानदान के लोग भी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए इसकी यहाँ होने के बावजूद भी बार बार जंग की जाती है। यहाँ जीवू एक बहुत बड़े जनरल की बेटी है और ये बिनी है जीवू की बड़ी बहन, जो बहुत अच्छी है। जब ये गरीबों में खाना खिला रही है तो इसे मिलने के लिए राजकुमार ली आते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इन दोनों की मंगनी हुई हुई है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि तंताइजन इतना भी मासूम इंसान नहीं है। ये परिंदों, जानवरों और मक्खियों वगैरह सबसे बात कर लेता है। ये कौवा आगे से सारी रिपोर्ट देता है कि किस तरह से जीवू तुमसे नफरत करती है और अभी भी प्रिंस ली को ही पसंद करती है। दूसरी तरफ जीवू इस टेंशन में है कि अगर ये ऐसे ही रहा
तो ये यहीं पे ही मर जाएगा। जीवू को इसकी फ़िक्र भी है और वो समझती है कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से कोई मासूम इंसान मारा जाए। वो फ़िक्र की वजह से इसके पास आती है लेकिन मानती नहीं, कहती है मैं तो ये देखने आई हूँ तुम मरे नहीं अभी तक। जिस पे वो कहता है कि मेरे मरने का इंतजार तो सभी कर रहे हैं। ये अपना गर्म कोट उस पर फेंक देती है और कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। तो कहता है चुटकी को देकर फेंकवा दो, मुझे क्यों दे रही हो। इसके जाने से पहले ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब जीवू को बहुत टेंशन होती है। वो फ़ौरन चुटकी को बुलवाती है और चुटकी देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो पानी गर्म करके उसे उसमें डालते हैं ताकि उसका जिस्म कुछ गर्म हो। उसके जिस्म पर पड़े ये निशान देखकर हैरान है कि ये जीवू ने किया है सब कुछ इसके साथ। यहाँ बेहोशी में तंताई जिन के साथ डेविल की मुलाकात होती है। तंताई जिन उसे कहता है कि मैं अपनी रूह और अपना जिस्म तुम्हें सर्व करता हूँ, मेरी तकलीफ खत्म कर दो। वो इसे कहता है कि अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यहाँ ऐसे फिर दोबारा एवल बोन ढूंढने का ख्याल आता है और वो जब इसके पास आती है तो दोबारा इसकी आंख खुल जाती है। ये इसे कहती है मरने का ड्रामा बंद करो और उठ के बाहर आ जाओ यहाँ से। यहाँ से निकलते ही वो वापस अपनी जगह पर बैठने लगता है क्योंकि पनिशमेंट का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ। वो इसे कहती है कि इस तरह तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो, चुप करके यहाँ सो जाओ। और साथ में से ये भी टेंशन है कि इसे शैतानों के देवता के साथ सोना पड़ रहा है। वो इससे कहता है कि पहले जो करने वाला है वो कर लेते हैं ताकि मैं जल्दी सो सकूं। लेकिन अब जीवू नहीं जानती कि करना क्या है, इसीलिए वो दौड़ी दौड़ी जाती है चुटकी के पास उसे पूछने के लिए कि वो रोज क्या करते हैं। वो बताती है कि लेदर की स्टिक से तुम उसे रोज मारती हो ताकि तुम्हारी जहन सुकून में और तुम्हें अच्छी नींद आए। जीवू को ये भी डर है कि ये पकड़ी ना जाए और पता ना चल जाए कि ये कोई और है। वो सब कुछ वैसे वैसे करती है जैसे पहले वाली लड़की किया करती थी। कुछ बार मारने के बाद कहती है मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। और ये चुप करके जमीन पर लेट जाता है। लेकिन सोए हुए इसकी अजीब किस्म की आवाज़ें सुनकर जीवू परेशान हो जाती है। जब वो इसके पास आती है तो इसका जिस्म बुखार से तप रहा होता है। वो फिर चुटकी के पास भागी भागी जाती है, उसे दवाई लेकर आती है और इसे दवाई खिलाती है। इसके बावजूद भी उसका बुखार नहीं उतरता। वो इसे ठंडी पट्टियाँ लगाना शुरू करती है। इस सब के बीच में इसकी आँख खुल जाती है। ये लड़का बहुत हैरान होता है कि ये मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों कर रही है, जबकि ये खुद चाहती थी कि मैं मर जाऊं। सुबह इसे पता चलता है कि तंताई जिन को इसे कोई ना कोई ड्यूटी सुबह के लिए भी रखी हुई है। यहाँ ये अपनी बाकी की फैमिली से मिलने आती है। ये है इसका फजूल सा भाई, दादी और फादर। दादी से कहती हैं कि तुम्हें बहन को झील में धक्का देने के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, देखो मेरी बेटी भी तो गिरी थी, इसको भी तो ठंड लगी होगी। ये सब इसे बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं कि इस बारे में दोबारा कोई बात ना करे वरना हमारी बेटी की रेपुटेशन ख़राब होगी। क्या हो गया, बिनी को थोड़ा बुखार ही हो गया है, ठीक ही हो जाएगी जल्द। यहाँ जीवू फर्स्ट टाइम बिनी से मिलती है। ये बहुत खूबसूरत है, इसे देख कर समझ आती है कि सारे इसके पीछे ही पागल क्यों हैं। ये पूछती है मेरा हस्बैंड कहाँ है, वो अभी तक खाने क्यों नहीं आया, जिस पे चुटकी उसे चुप होने का इशारा करती है। ये बेचारा किचन में और यहाँ पे किचन के सर्वेंट्स इससे काम करवा रहे हैं और इसको बेइज्जत कर रहे हैं और खाने को गंदा कर करके इसको देते हैं। ये सारी डिटेल इसे चुटकी बता रही है और वो किचन के बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन भी रही है। लेकिन ये मासूम बंदा मक्खी से कहता है कि जाके इन्हें तंग करो और वो जाके एक के मुंह में चली जाती है, जिसके बाद वो खुद भी सुकून से खाना नहीं खा सकते और उठ के छोड़ के चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो सामने जीवू होती है। जीवू उनको डांटना शुरू करती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं हमें आपने ही तो कहा था कि इसको इसी तरह से ट्रीट करना है, हम तो आपकी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जिसपे वो कहती है वो जैसा भी है और जो भी है रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तुम लोग उसके साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। और उसके हाथ से गंदा खाना लेकर फेंक देती है। वो दोबारा लेता है तो दोबारा फेंक देती है। उसे कहती है तुम्हारे पास डिग्निटी नहीं है। वो कहता है नहीं, डिग्निटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए खाना है। और वो उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे अच्छा खाना दिलवाती है, जिसके बाद वो खाना उसे वापस करके कहता है कि मैं दोबारा सेम ट्रैप में नहीं फंसने वाला। ये उससे पूछती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। जब तुमने खाने में लव ड्रग मिलाकर अपनी बहन को मोटे गंदे शहजादे के साथ फंसाने की कोशिश की थी, तब वही वाला खाना वो मुझे देने आ गया था और उसने वो खाना पाँव से मसल कर मुझे दिया था, लेकिन मेरे पास डिग्निटी नहीं थी इसलिए मैंने चुप करके उठा के वो खा लिया था। जिसके बाद जो तुमने बहन के लिए खाना तैयार किया था वो भी किसी तरह तुमने ही खाया हुआ था और फिर इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स अपनी इज्जत बचाने के लिए इन दोनों की शादी करा देते हैं। वो पूछता है अब की बार तुमने इस खाने में क्या मिलाया हुआ है, तुम्हारी किसी हरकत पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। ये सुनकर इसे समझ आती है कि इन दोनों की शादी कैसे हुई थी। वो ये सारा खाना टेस्ट करके इसे कहती है आप तसल्ली से खाओ और आइंदा तुम यहीं पे खाना खाओगे। उसके चले जाने के बाद कौवा इसके पास आता है और कहता है कि तुमने इस घर में आकर पहली मर्तबा सही वाला खाना खाया है। साथ में वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे फादर के महल में कुछ ऐसी हलचल है जिससे लगता है तुम्हारा फादर ठीक नहीं है। तो ये कहता है अच्छा, इसलिए मेरी जान को बचाने की कोशिश की जा रही है। यह है जीवू के कंट्री का राजा। ये अपने बेटे को बताता है कि हमारा दुश्मन मरने वाला है, इससे पहले कि उसका बेटा सब संभाल ले हमें तंताए जिनको वहाँ का राजा बनाना होगा और उसके भाइयों को मरवाना है।
गाइस इससे आगे इन दोनों में लव स्टोरी स्टार्ट होती है। बाकी का पार्ट देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।